everyone, welcome to GATE Academy Plus. This is Ranjan and you're watching series on basic electrical engineering, module number 5 DC machines, and our today's topic is numerical on DC machine. DC machine के numerical sessions में previous videos से भी आप हमारे साथ बने हुए हैं और आज के वीडियो में भी हम numerical के बारे में बात करने वाले हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे and this is part 3. This is the third part. So I hope कि आपने part 2 और part 1 definitely देख लिया होगा अभी तक. एडवांस लेवल तक पहुंचते जा रहे हैं अब आप लोग ग्रेजुअली. अब आपने बेसिक्स जितना कुछ था न्यूमेरिकल पे अप्रोच करने का जो तरीका था वो सब कुछ आप सीख चुके हैं और अब आप आ चुके हैं पार्ट 3 में. और आज के इस वीडियो में आपको क्या मिलेगा मैं जल्दी से बता देता हूं. आज के इस न्यूमेरिकल पार्ट के वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कुछ हायर लेवल के कुछ क्वेश्चंस हम देखेंगे, कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस जो होंगे, जिस तरीके के जो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में भी जैसे जो ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं और कभी कभार के कुछ कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम में भी जो क्वेश्चंस आते हैं वैसे उससे मिलते जुलते कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने का अप्रोच हम सीखेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर कैसे आप अप्रोच करोगे, कैसे इन क्वेश्चंस को डिकोड करोगे, कैसे इनके अंदर का जो गिवन डेटा उसको एक्सट्रैक्ट करके आप सोल्यूशन तक पहुंच सकते हो. ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए. इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं. बेसिकली जो भी अच्छे क्वेश्चन जो हम लोग अलग अलग यूनिवर्सिटीज में जो हम पढ़ते हैं देखते हैं उन्हीं क्वेश्चंस का कुछ कॉम्बिनेशन हमको यहाँ पे आज देखने को मिलेगा. तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को. बोर्ड पे लेके आता हूं मैं आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो और देखते हैं कि क्या है आज का फर्स्ट प्रॉब्लम जिसको सॉल्व करना है आपको. तो क्वेश्चन आ चुका है, रीड कर देते हैं आपके लिए क्विकली. क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है. एन 8 पोल डीसी शंट जनरेटर हैज 778 वेव कनेक्टेड आर्मेचर कंडक्टर्स running at 500 rpm supplies a load of 12.5 ohms resistance at a terminal voltage of 250 volts. The armature resistance is 0.24 ohms and the field resistance is 250 ohms. Calculate the value of, यानी क्वेश्चन के अंदर अभी थोड़ा सा पार्ट और है. क्या क्या है? फर्स्ट इज आर्मेचर करंट, सेकेंड इज इंड्यूस्ड EMF एंड थर्ड इज द फ्लक्स पर पोल. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना चाहिए, क्या इसके अंदर अप्रोच करना है आपको. ठीक है, और जैसे जैसे हम फिर आगे आगे धीरे धीरे क्वेश्चंस को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे उसका लेवल बढ़ते जाएगा. और फर्स्ट क्वेश्चन है तो सबसे पहला काम जो कि हम नॉर्मली पिछले 2 वीडियो से आप देखते आ रहे हो कि कैसे अप्रोच करते हैं, हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले हम गिवन पार्ट को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं किसी भी गिवन न्यूमेरिकल से. तो चलो ठीक है, देखते हैं क्या क्या गिवन है इस क्वेश्चन में. So the first thing that is given is 8 pole का DC machine है. So this is the value of P. It is our DC shunt generator. Shunt से समझ में आ गया कि सर्किट कैसा बनेगा और जनरेटर से समझ में आ गया कि डायरेक्शन ऑफ करंट कैसे दिखानी है आपको. ये 2 चीज से क्लियर है ना. सर्किट डायग्राम बनाना और उसकी डायरेक्शन ऑफ करंट को बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सही बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है. तो उसके अकॉर्डिंग आप इन 2 चीजों को पढ़ के समझ जाओगे कि क्या सर्किट बनेगा, फील्ड कैसी दिखेगी, शंट फील्ड. पैरेलल में फील्ड वाइंडिंग जो होगी वो दिखनी चाहिए. और जनरेटर है तो करंट की डायरेक्शन आउटगोइंग फ्रॉम द मशीन, यानी IA जो है मशीन से निकल के बाहर की तरफ जाके डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा 2 पार्ट में, ISH और IL के फॉर्म में. ठीक, चलो आगे देखते हैं. इट इज हैविंग 778 वेव कनेक्टेड आर्मेचर कंडक्टर. तो 778 कंडक्टर्स हैं इसके अंदर. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ Z. सीधे एकदम क्लियर होना चाहिए आपको. वेव वाइंडेड है तो वेव का मतलब क्या होता है, A इज इक्वल टू 2. रनिंग एट 500 rpm, दिस इज द स्पीड, इट इज डिनोटेड विथ N. ठीक, सप्लाइज अ लोड ऑफ 12.5 ohms, यानी ये तो लोड रेजिस्टेंस है, नया चीज आ गया है. दिस इज द वैल्यू ऑफ RL, लोड रेजिस्टेंस जो सिस्टम के बाहर. अब देखो जनरेटर है ना, जनरेटर जो सप्लाई प्रोवाइड कर रहा है वो बाहर आप यूज कर रहे हो. एक लोड आपने लगा दिया 12.5 ohms का, वो लोड जो है उस सप्लाई का इस्तेमाल कर रहा है, यूज कर रहा है. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ लोड रेजिस्टेंस एट अ टर्मिनल वोल्टेज ऑफ 250 वोल्ट. दिस इज द टर्मिनल वोल्टेज एंड इट इज टर्म्ड एज VT, या इसको मैं लिख सकता हूं VL, लोड वोल्टेज. द आर्मेचर रेजिस्टेंस इज 0.24 ohms. So what is this value? This is the value of armature resistance RA and the field resistance is 250 ohms. So the field resistance RSH is 250 ohms. It is given. अब बोलता है कैलकुलेट करो आप ये 3 चीजें. क्या क्या 3 चीजें भाई? पहली चीज तो लिखा हुआ है आर्मेचर करंट, यानी वैल्यू ऑफ IA, ये पूछा हुआ है. दूसरा पूछा इंड्यूस्ड EMF, क्या चीज है ये? जनरेटर है तो EG लिखूंगा मैं इक्वल्स टू अननोन, इसको पता करना है. और तीसरा चीज है फ्लक्स, दैट इज इक्वल टू 5. अब जैसे ही बोला कि फ्लक्स फाइंड करो, मुझे एक चीज समझ में आ गया कि जो बैक EMF का जो जनरेटेड EMF का जो फॉर्मूला था इंटरनल सर्किट वाला,
दैट वाज 5Z/Np/60A, उसमें से ईएमएफ भी नहीं है और फ्लक्स भी नहीं है, दो क्वांटिटी तो मुझको यहीं दिखाई दे रही है। अगर ये दो क्वांटिटी अननोन है तो इसका मतलब वो फॉर्मूला तो किसी हाल में इस्तेमाल नहीं होगा। क्लियर है अप्रोच? ठीक है, अप्रोच समझ में आ चुका है आपको। एक्सटर्नल सर्किट के फॉर्म का खूब सारा डेटा आपको गिवन है, आपको RA दिया हुआ है, RSH दिया हुआ है, आउटपुट का लोड दिया हुआ है, तो उसी डेटा के हिसाब से, उसी डेटा के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहां से उसके अकॉर्डिंग सर्किट डायग्राम को ड्रॉ करेंगे, इन डेटा को प्लेस करेंगे वहां पे और फिर देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। तो चलिए ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं कहां पे, सोल्यूशन पार्ट पे शुरू करते हैं। तो लेके चलता हूं आपको सोल्यूशन पे। प्रीवियस सारे क्वेश्चंस को अब मिटा लेते हैं जल्दी से, इधर से भी अगर कुछ लिखा है तो पेज को क्लियर कर लेते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना सोल्यूशन। तो सोल्यूशन पार्ट पे जरा चलते हैं और इसको रखते हैं अपन 100% पे, ठीक है। सोल्यूशन में देखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं हम लोग गिवन, देखते हैं क्या क्या डेटा अवेलेबल है। वैल्यू ऑफ P is 8, Z is 778, so value of P, number of poles is 8, value of Z is 778. वेव कनेक्शन है तो A will be equal to 2, A will be equal to 2, और स्पीड है RPM में 500, so the value of N is 500 RPM। ठीक, इसके आगे का जो भी डेटा है वो एक्सटर्नल सर्किट फॉर्म का डेटा है, तो उसको कलर चेंज करके मैं लिखूंगा। आगे लिखा हुआ है लोड की वैल्यू है 12.5, सो वी हैव द वैल्यू ऑफ लोड दैट इज RL is 12.5 ohms, आर्मेचर रेजिस्टेंस और शंट रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है, साथ ही साथ VT की वैल्यू भी दी हुई है। VT नहीं लिखूंगा अब मैं इसको VL लिख लेता हूं, लोड वोल्टेज। ठीक, देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। आर्मेचर रेजिस्टेंस इज 0.24 ohms एंड फील्ड रेजिस्टेंस इज 250 ohms, तो इट इज 0.24 ohms और फील्ड का रेजिस्टेंस है 250 ohms। ठीक, वोल्टेज की वैल्यू मेरे पास है कितनी, 250, सॉरी वोल्टेज की वैल्यू कितनी गिवन है यहाँ पे, 250, हाँ राइट है, सही है। वोल्टेज इज ऑल्सो 250 वोल्ट्स। ठीक, चलो ये तो हो गया हमारा गिवन पार्ट। इतना डेटा हम लोगों ने सर्किट से, क्वेश्चन से निकाल लिया। अब देखते हैं इसका सर्किट डायग्राम कैसा बनाएंगे हम लोग। तो चलो इसका सर्किट डायग्राम पहले ड्रॉ कर लेते हैं भाई। तो सबसे फर्स्ट थिंग, इस मशीन में सबसे पहले तो हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं कि कैसी मशीन है, किस टाइप की दिखेगी, उसको पहले समझ लेते हैं। ठीक है, तो इसको ड्रॉ कर लेते हैं जरा, यहां कहीं पे ऐसे। ये हो गया हमारा मोटर, सॉरी ये हो गया हमारा जनरेटर, और चूंकि ये शंट फील्ड का है तो शंट सेक्शन भी तो बनाना होगा ना यहाँ पे। शंट का सेक्शन भी चलो ड्रॉ कर लेते हैं। देखो जनरेटर है तो करंट की डायरेक्शन आपको समझ में आना चाहिए कि सब कुछ आउटगोइंग दिखना चाहिए। देन इसके बाद यहां से यहां तक के बीच में हम लोग को पता है कि यहां शंट भी लगाना है, इस पॉइंट पे हमको शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट करना था। तो चलो ठीक है, यहां से यहां शंट रेजिस्टेंस भी कनेक्ट कर देते हैं। सो वी हैव आवर शंट फील्ड वाइंडिंग। ये जो शंट फील्ड वाइंडिंग जो है इसको रेजिस्टेंस के फॉर्म में शो कर रहा हूं, या आप वाइंडिंग के फॉर्म में भी इसको इंडिकेट करके दिखा सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहां से यहां तक की जो वोल्टेज है दिस इज आवर VT, और इसकी वैल्यू जो है आपको गिवन है क्वेश्चन में। VT फिर से मैं लिख दिया हूं तो इसको मैं हटा देता हूं, इसको मैं VL कर देता हूं, लोड वोल्टेज, क्योंकि जनरेटर है ना तो ये किसी लोड को आउटपुट प्रोवाइड कर रहा होगा। एंड डेफिनेटली वन मोर थिंग वी हैव इन द आउटपुट सेक्शन एंड दैट इज आवर रेजिस्टेंस व्हिच इज RL, द लोड रेजिस्टर RL। ठीक, सभी रेजिस्टेंस, सभी इन चीजों का अगर मैं नाम लिख दूं तो इट शुड बी RSH, शंट फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होगा दिस इज द रेजिस्टेंस RA, आर्मेचर सेक्शन का रेजिस्टेंस। साथ ही साथ यहाँ पे जो EMF जनरेट हो रही है दिस इज आवर जनरेटेड EMF, जिससे करंट निकल के आ रही है IA, आर्मेचर करंट। ये करंट इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद दो पार्ट में स्प्लिट हो जानी चाहिए, एक जो शंट में जाएगा दिस इज ISH, और एक जो आउटपुट में जाएगा दिस विल बी टर्म्ड एज IL, द लोड करंट। ठीक, देखते हैं डेटा किसका किसका गिवन है। सबसे फर्स्ट इनिशियली आपको दिया हुआ है
इस सेक्शन के अंदर देखो हमारे सेकंड पोर्शन के अंदर का जो डेटा है ना, सेकंड फॉर्मूले में जो यूज होता है वो ये पूरा है, और ये हमारा इंटरनल सर्किट फॉर्म का डेटा है। ठीक, तो इंटरनल सर्किट फॉर्मूला अगर यूज करूंगा तो इनका यूज करूंगा मैं, एक्सटर्नल सर्किट में इनका यूज होने वाला है। तो मेरे पास है लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू 12.5 ohms, आर्मेचर रेजिस्टेंस की वैल्यू 0.24, इट इज गिवन एज 0.24 ohms। शंट फील्ड वाइंडिंग की रेजिस्टेंस है 250 ohms, और VL की वैल्यू है 250 volts। वैल्यू ऑफ VL is 250 volts। क्लियर? इतना डेटा हमारे पास गिवन है ऑलरेडी। इसके अकॉर्डिंग अब क्या क्या फाइंड करना है वो देख लेते हैं। तो टू फाइंड इसमें हमारे पास जो फर्स्ट थिंग है, क्या फाइंड करना है देख लो। तो आर्मेचर रेजिस्टेंस दिया हुआ है, सब कुछ ठीक है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर्मेचर करंट, इंड्यूस्ड ईएमएफ और फ्लक्स पर पोल। आर्मेचर करंट शॉर्ट में इंडिकेट करूं तो इट इज शोन विथ IA, आर्मेचर करंट। फिर सेकंड में हमको पूछता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, दैट इज EG, और थर्ड में पूछता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फ्लक्स पर पोल। तो यही है पूरा का पूरा क्वेश्चन। कैसे अप्रोच करोगे पहले उसको समझते हैं, उसके बाद ही यहाँ बोर्ड में कुछ भी लिखेंगे हम लोग। क्या बोला मैंने, कैसे अप्रोच करोगे पहले उसको समझना जरूरी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो चलो ठीक है, बोर्ड में थोड़ी जगह बना लेते हैं और अपना अप्रोच अब यहाँ से क्लियर करना शुरू करते हैं कि हम क्वेश्चन में आगे कैसे बढ़ने वाले हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग ये है, इस दिए हुए डेटा के हिसाब से और जो पूछा हुआ है उसके हिसाब से आपको ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में सबसे पहला फॉर्मूला क्या लगाना चाहिए और कैसे आप डेटा तक पहुंच सकते हो। तो देखो, इनिशियली आपको पूछा है आर्मेचर करंट IA, इसकी वैल्यू पूछी हुई है। इस करंट की वैल्यू जो है दैट हैज बीन आस्क्ड इन द क्वेश्चन कि IA की वैल्यू कितनी है। तो आपको पता है, एक रिलेशन हम लोग जानते हैं। तो यहां से चलो सोल्यूशन को भी शुरू कर देते हैं ताकि बात करते करते सोल्यूशन भी बनता रहे। ठीक, सो अब सोल्यूशन पार्ट पे चलते हैं और यहां पे लिखते हैं कि वी नो दैट द आर्मेचर करंट IA इज इक्वल टू, देखो आर्मेचर करंट इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद दो पार्ट में स्प्लिट हो रही है, तो इट इज इक्वल टू IL प्लस ISH। यानी अगर कोई आपको इन दो करंट्स की मैग्नीट्यूड बता दे तो आपके लिए आर्मेचर करंट निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। इट विल बी द इजीएस्ट थिंग फॉर यू गाइस। क्लियर? ना तो IL पता है ना ISH पता है, ये अच्छी बात है, क्योंकि अब यही फाइंड करेंगे और स्टेप मार्किंग उठाएंगे अपनी यूनिवर्सिटी से, स्टेप मार्किंग। क्लियर? अच्छी बात है कि नहीं दिया हुआ है। देखो यहां पे हमको क्या करना है, IL की वैल्यू किसी तरीके से निकाल लें। और किस तरीके से निकालोगे? ओम्स लॉ ही सबसे आसान तरीका है, सबसे इजीएस्ट मेथड तो ओम्स लॉ के थ्रू ही आएगा। तो चलो ठीक है, अब आपको पता तो चल गया ना कि IA निकालने के लिए कौन सी दो चीज चाहिए, और इन दोनों चीजों के लिए आपको ओम्स लॉ की जरूरत है। और हमको पता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग I इज इक्वल टू V/R लिख सकता हूं मैं, लिख सकते हैं ना। तो अब हम लोग यहां पे लिखेंगे कि बाय ओम्स लॉ we know that by Ohm's law we know that I is equals to V/R। एकदम आसान सा आइडेंटिटी यार, कोई 9th का बच्चा भी लिख देगा। ठीक, I is equals to V/R। सो अब यहां पे जो IL करंट जा रही है, तो देखो इसके लिए कितना वोल्टेज यहां पे लोड ले रहा है और कितने का लोड है, कितने ओम्स का लोड है, ये दोनों ही चीजें गिवन है। तो क्या मैं करंट नहीं निकाल सकता क्या यहाँ का? बहुत आसान है, आसानी से निकाल सकता हूं। सो द वैल्यू ऑफ IL विल बी इक्वल टू VL by RL एंड दिस विल बी फर्दर इक्वल टू, भाई VL की वैल्यू कितनी है? इट इज 250 और RL कितना है? इट इज 12.5। Therefore the value of IL will be equal to, तो 250 अपॉन 12.5 कर लो, तो 20 पॉइंट समथिंग तो कुछ आएगा शायद। 250 अपॉन 12.5, सो इट इज 20, डायरेक्टली 20 है, सो इट इज 20 एम्पियर्स। क्लियर? क्या किया हम लोगों ने, इसको समझते जाना एकदम ध्यान से। पहले मैंने ये लिखा, पहले मैंने ये चीज लिख के बताया आपको कि आपको इस क्वेश्चन में अगर आर्मेचर करंट की वैल्यू चाहिए
तो वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है पहले तो वो देख लेते हैं। तो पता चला कि वो डिपेंड कर रही थी लोड करंट और शंट करंट के ऊपर। लोड की करंट निकालने के लिए आपको लोड का वोल्टेज गिवन है और लोड का रेजिस्टेंस भी गिवन है। लोड रेजिस्टेंस कितने का है वो दिया हुआ है, लोड की वोल्टेज गिवन है। ओम्स लॉ अगर अप्लाई कर दें हम लोग तो इससे लोड करंट निकल जाएगा। ठीक है, सेकेंड पार्ट में चलते हैं, यानी IL की वैल्यू अब आ चुकी है, अब ISH चाहिए। ISH निकालने के लिए आपको इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच का अगर कोई वोल्टेज बता दे, रेजिस्टेंस तो पहले से ही पता है, वोल्टेज पता चल जाए तो ISH निकालना आसान हो जाएगा, अगेन बाय ओम्स लॉ। तो चलो ठीक है, अगेन फिर से लिखते हैं, अगेन बाय ओम्स लॉ। अगेन बाय ओम्स लॉ। ठीक है, तो अब यहां पे मैं लिखूंगा कि ओम्स लॉ के हिसाब से ISH शुड बी इक्वल टू, ISH शुड बी इक्वल टू, तो भाई सिंपल सा बात है, VSH अपॉन शंट फील्ड का रेजिस्टेंस। शंट फील्ड की रेजिस्टेंस तो नोन है, पता है, लेकिन वोल्टेज कैसे पता लगाओगे आप यहां से यहां तक का? तो वोल्टेज पता लगाना एकदम आसान है। देखो सीरीज में कोई रेजिस्टेंस तो है नहीं ना यहाँ पे, तो इन दो पॉइंट्स के बीच में जो वोल्टेज होगा सेम वोल्टेज विल बी अक्रॉस दिस ग्रीन कलर के वाले पॉइंट से। ये येलो कलर से जो दो पॉइंट मैंने बनाया है, यहां से यहां तक का जो वोल्टेज होगा 250 वोल्ट, बीइंग अ पैरेलल सर्किट, ये ग्रीन कलर से जो दो पॉइंट्स है वहां पे भी सेम पोटेंशियल मिलेगा आपको। तो कितना पोटेंशियल मिलेगा? 250 वोल्ट का पोटेंशियल मिलेगा। जो VL है वही VSH है। क्लियर ये पॉइंट आपको? ये पॉइंट क्लियर होना बहुत जरूरी है सभी को। तो हाँ, अब मैं यहां पे लिखूंगा कि वी नो दैट, या वी कैन से कि सिंस VSH will be equal to VL, that is equal to 250 volts। जो VL है वही VSH भी है और इसकी वैल्यू है 250 वोल्ट, और साथ ही साथ RSH की वैल्यू कितनी है? इट इज ऑल्सो 250 वोल्ट। तो अगर मैं अगले पेज में जाता हूं और यहां पे मैं ISH की वैल्यू कैलकुलेट करने जाता हूं, तो मुझे ज्यादा कुछ नहीं करने की जरूरत है, मुझे बस इतना करना है कि मुझे यहां लिखना है 250 VSH की वैल्यू और डिवाइडेड बाय अगेन एक 250, दैट इज द वैल्यू ऑफ RSH। कट कर देते हैं दोनों को और फाइनल बचेगा आपके पास ISH इज इक्वल टू 1 एम्पियर्स। कितना आसान है, ठीक। शंट फील्ड वाइंडिंग का करंट आपको मिल गया और पहले हम लोगों ने निकाला था लोड करंट की वैल्यू 20 एम्पियर। तो अब मेरे को बताओ कि अगर आर्मेचर करंट मुझको चाहिए, जो फर्स्ट पॉइंट में पूछा हुआ है यहाँ पे, इस करंट की वैल्यू अगर चाहिए तो मैं क्या करूंगा? दोनों को ऐड कर दूंगा, 20 + 1। ये कितना ज्यादा मैथमेटिक्स है, एकदम इजी है। Therefore IA is equals to IL plus ISH और IA is equals to 21 एम्पियर। This is my आंसर नंबर 1। क्लियर है? एकदम इजी है, एकदम आसानी से चल रहा है, एकदम आसानी से समझ में भी आएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को सेकंड पार्ट में लेके चलते हैं इसके और देखते हैं कि और क्या फाइंड करना था। आगे हमको बोला हुआ है फाइंड करना है वैल्यू ऑफ EG। माइंड में आपके दो चीज आना चाहिए इससे, ये पढ़ के EG फाइंड अगर करना है जनरेटेड EMF, तो इसके लिए दो तरीका हो सकता है। या तो आप करोगे phi ZNP/60 है, तो देख लो डेटा है कि नहीं है। phi नहीं है, ZNPA सब कुछ है, लेकिन phi नहीं है, तो phi के बिना तो नहीं सॉल्व हो सकता है, ठीक। दूसरा तरीका ये है कि आप इस एक्सटर्नल सर्किट फॉर्म में जाओ और गिवन डेटा के हिसाब से जो फॉर्मूला बनता है वो बना के देख लो, तो मे भी शायद उससे EG निकल जाए। तो देखो EG के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, पहले आपके माइंड में ये क्लियर हो जाना चाहिए। क्या फॉर्मूला बनाओगे EG के लिए? तो मैं लिखता हूं यहां पे पार्ट 2 फॉर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ EG, ठीक। अब EG की वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो अब मैं लिखूंगा कि फ्रॉम द गिवन सर्किट, देखो पूरा स्टेप वाइज लिखना जरूरी है। फ्रॉम द गिवन सर्किट, अगर मैं इसको अरेंज करके लिखूं तो इस सर्किट के हिसाब से EG क्या होना चाहिए? जनरेटेड EMF जितना जो भी जनरेट हुआ, इसको VT के साथ या VL के साथ मैं उस टर्म्स में एक्सप्रेस करूं, तो ये मुझको लिखना चाहिए EG is equal to VT या VL plus all the drops happening in the series, ठीक। तो चलो देख लेते हैं, देखते हैं, मे भी शायद उसी से कुछ डेटा निकल के आ जाए।
So we can write generated EMF EG is equal to VL plus all the drops happening in series. So it is IA into RA. And what about the shunt? वो तो parallel ही है ना, तो वहां पे जो वोल्टेज जो ड्रॉप हो रहा होगा that should be equal to VL. क्लियर? यहां पे देखो क्या क्या डेटा अवेलेबल है, सभी डेटा अवेलेबल है, आसानी से EG निकाल लोगे आप तो आपका क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी क्लियर हो जाएगा. तो चलो ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं. सो देयरफॉर EG is equals to 250 plus IA that is 21 into RA, आर्मेचर रेजिस्टेंस, तो RA की वैल्यू 0.24. ठीक. So therefore the value of generated EMF is, सॉल्व करते हैं, बोर्ड पे देख लो आप लोग भी जल्दी सॉल्व करो. 250 प्लस 21 इंटू 0.24, तो मेरे पास जो वैल्यू आई वो आई 255.04 वोल्ट्स. तो मेरे क्वेश्चन का इसी के साथ सेकंड पार्ट भी अब कंप्लीट हो जाता है. इट इज माय आंसर नंबर 2. देखो कितना आसानी सॉल्व हो रहा है, एकदम फ्लो में चलती रहेंगी चीजें, आपको बहुत ज्यादा सोचना भी नहीं पड़ेगा. ऐसे क्वेश्चंस में जब आप अप्रोच करते हो ना तो बहुत ज्यादा चीजें आसान हो जाती है अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है और फॉर्मूले सारे, क्योंकि देखो ये चैप्टर क्या है, ये तो पूरा इंटायरली फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, तो इसमें कोई बहुत ज्यादा आपको लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है. आसानी से बिल्कुल पानी पीते जाओ बीच बीच में और फटाफट सॉल्व करते जाओ. नहीं बनेगा तो बताते जाओ, लेकिन बनेगा ही बनेगा, बिल्कुल बनेगा. थर्ड पार्ट में लेके चलता हूं, चलो जल्दी से. सो नाउ लेट अस मूव ऑन टू द थर्ड पार्ट. EG पूछा ना, इसकी वैल्यू आ गई 255.04 वोल्ट. थर्ड पार्ट में चलते हैं, देखते हैं क्या पूछा हुआ है. थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है, ये EG तो हो गया. फ्लक्स पर पोल, अरे कितना आसान है ये तो. अब देखो कैसे निकालेंगे फ्लक्स पर पोल. क्या एक्सटर्नल सर्किट के फॉर्म में कोई तरीका है क्या, फील्ड व्हील्ड के साथ निकालने का कोई तरीका है क्या? नहीं है. फ्लक्स कहां पे आता है? एक आधी दो फॉर्मूले में तो आ रहा है. कहां पे आ रहा है? phi z NP अपॉन 60 MF phi आता है. टाउ के फॉर्मूले में आता है टाउ ए इक्वल्स टू टाउ, तो चलो ठीक है, बहुत दूर चले गए आप. फ्लक्स की वैल्यू अगर निकालनी है तो हमारे पास जो फॉर्मूला है ना, वो कौन सा फॉर्मूला है? चलो ठीक है, यहां पर मैं लिख लेता हूं फ्लक्स पर पोल, ये फाइंड करना है नेक्स्ट. तो इसके साथ एक अगले पेज पे चलते हैं, यहां से शुरू कर लेते हैं, ज्यादा अच्छा लगेगा. ठीक है, तो ये आ गया मेरा थर्ड पार्ट, दैट इज माय फ्लक्स पर पोल, है ना. फाई निकालना है. तो अब यहां पे मैं लिखूंगा कि वी नो दैट द जनरेटेड EMF EG is equals to phi z NP upon 60A. ठीक. अब इसमें लिखूंगा मैं substituting द डेटा. अब जो भी डेटा मेरे पास है उसको मैं पुट कर देता हूं इसके अंदर, और मुझको किसकी वैल्यू चाहिए? फाई की वैल्यू चाहिए. तो अब ये किस में सब्स्टिट्यूट करना है हमको पता है. पहले एक फॉर्मूला बना लेते हैं कि फाई विल बी इक्वल टू EG इंटू 60 इंटू A होल अपॉन ZNP. ये करना जरूरी क्यों होता है? ताकि आपको वैल्यू जब पुट करना है ना, तो वहां आप दिमाग लगाओगे कि अच्छा 60 ऊपर जाएगा कि 60 नीचे जाएगा, A ऊपर रहेगा, डिवाइड में मल्टीप्लाई, ये सब कुछ नहीं करने की जरूरत है. आपके पास ये फॉर्मूला है, आप बस देखते जाओ और ये वैल्यू को एज इट इज वहां पे रखते चले जाओ. वैल्यू रखने के समय ही सबसे ज्यादा स्टूडेंट जो है एग्जाम में गलती कर देते हैं. ठीक है, वो वैल्यू देख के आते हैं कि हाँ ठीक है Z हमको यहाँ पे रखना है, और वो न्यूमरेटर की जगह डिनोमिनेटर में चला जाता है ना. अब वो ऊपर रखना है न्यूमरेटर में, वो नीचे रख देंगे डिनोमिनेटर के अंदर, तो वो पूरा मिस्टेक हो जाएगा आपका क्वेश्चन वहीं के वहीं. जबकि आपको सब चीज आता है, सारी चीजें आती है. मैंने जितनी बार मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम जब मैंने पेपर चेक किया है ना यूनिवर्सिटी का, तो मैंने हर बार ये चीज पाया है कि कोई ना कोई स्टूडेंट, या कई बार तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसी वाली गलती करते हैं कि उनसे वो पेपर, उसका आंसर शीट देख के समझ में आ रहा होता है कि उससे बन रहा था क्वेश्चन, डेफिनेटली उसको आता था उसका सोल्यूशन, पूरा अप्रोच उसका सब कुछ सही है, लेकिन अब वो वैल्यू में वो न्यूमरेटर की जगह डिनोमिनेटर वाले को पुट कर दे रहा है. क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि वो इस फॉर्म में इस फॉर्मूले को नहीं जमा रहा था, इस फॉर्मूले को उसने इस फॉर्म में कन्वर्ट ही नहीं किया था. तो फिर क्या मतलब है? आपने यहां तक आपने सब कुछ सही किया, लेकिन इसके बाद आप इसको कन्वर्ट कर लो ना, एक स्टेप और हो जाएगा, क्या दिक्कत है? तो ये सब करना जरूरी होता है. ठीक,
कॉम्पिटिटिव के लिए अगर आप पढ़ रहे हो तो जरूरत नहीं है ये सब चीज की, क्योंकि उस समय आप ये सब बेसिक के लेवल से बहुत ऊपर उठ चुके होते हो, आपको फटाफट आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, तब टाइम ज्यादा मायने रखता है। ये अभी इस ड्यूरेशन में जब आप पढ़ रहे हो ना, तो मैं यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ जो अभी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, उनके लिए ये एक एक चीज एकदम स्टेप के साथ, कंसेप्ट के साथ करते जाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलो कंटिन्यू करते हैं सोल्यूशन को, अपने आगे बढ़ते हैं। सो देयरफॉर वैल्यू ऑफ फाई शुड बी इक्वल टू, तो यहाँ पे ईजी की वैल्यू डाल देते हैं। ईजी कितना है अपना 250 आई गेस, हाँ ईजी अभी तो निकला था 255.04, सो इट इज 255.04 इंटू 60 इंटू ए। तो ए की वैल्यू जानने के लिए हमको फर्स्ट पार्ट में आना पड़ेगा, दैट इज 2 इंटू 2 होल अपॉन, अब फिर z, n और p तीन चीज देख लेते हैं। z की वैल्यू 778 है, p की वैल्यू है 8 और n है 500, तो 778 इंटू 8 इंटू 500, सो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ फ्लक्स इज, चलो देखते हैं, सॉल्व करते जाओ आप लोग भी मेरे साथ जल्दी से। 255.04 इंटू 60 इंटू 2 होल अपॉन 778 इंटू 8 इंटू 500, वैल्यू आ गई मेरे पास फ्लक्स की 0.00983 वेबर, या चाहो तो मिली वेबर के फॉर्म में लिख सकते हो आप इसको, ठीक है, बोथ विल बी करेक्ट। तो अब ये जो वैल्यू आ गई, दिस इज द वैल्यू ऑफ माय फ्लक्स पर पोल एंड आई विल राइट इट एज आंसर नंबर 3, जो थर्ड पार्ट में पूछा हुआ है, और इसी के साथ ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाता है। शुरू से देखते हैं कैसे अप्रोच किया, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया, ताकि आपको पूरा का पूरा अप्रोच क्लियर हो जाए। लेट अस रिव्यू दिस क्वेश्चन राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। गिवन में लिखा हुआ है हमारे पास इतना डेटा गिवन है, डेटा को मैंने दो फॉर्म में बाइफरकेट करके रखा हुआ है। एक फॉर्म जो है वो ईएमएफ का इक्वेशन, इंटरनल सर्किट फॉर्म का फॉर्मूला जो यूज करता है उसके लिए जो डेटा लगेगा वो, और दूसरा ईएमएफ का एक्सटर्नल सर्किट फॉर्म का जो डेटा होगा उसके लिए जो रिक्वायर्ड जो क्वांटिटी हमको चाहिए होगी, जो क्वेश्चन में गिवन थी, वो सारा कुछ। बेसिस पे इसके हम लोगों ने बना लिया सर्किट डायग्राम। मशीन के बारे में जैसा लिखा हुआ है कि शंट, डीसी शंट मशीन, जनरेटर है ये हमारे पास, तो जनरेटर बना लिया। जनरेटर जैसी पता चला हम लोगों ने करंट की डायरेक्शन इससे आउटगोइंग बना ली और सारा डिवीजन जो है वो ट्रेस कर लिया। जो जो डेटा अवेलेबल था उसको उसकी जगह पे हम लोगों ने ट्रेस कर लिया। इनके बेसिस पे लिखा कि भाई अब फाइंड क्या क्या करने बोला है क्वेश्चन में, तो आर्मेचर करंट, ईएमएफ जनरेटेड एंड फ्लक्स पर पोल। तो करंट्स को उसके फॉर्म में, इसकी आइडेंटिटी के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया कि अगर आर्मेचर करंट चाहिए तो दैट इज द सम ऑफ लोड करंट एंड शंट करंट। तो अब इससे पता चल गया कि हमको एक्चुअल में फाइंड क्या करना है, तो हमको पहले लोड करंट फाइंड करना है और उसके बाद फिर शंट करंट फाइंड करना है, ठीक। अब ओम्स लॉ अप्लाई किया लोड करंट फाइंड करने के लिए, और वही फिर से अगेन ओम्स लॉ अप्लाई किया शंट करंट फाइंड करने के लिए। जैसे ही ये दोनों चीज की वैल्यू मिल गई, आपने बता दिया कि आर्मेचर करंट जो है इन दोनों का सम है, तो IL प्लस ISH कर दिया, सीधे सीधे आर्मेचर करंट की वैल्यू मिल गई आपको। नेक्स्ट इज कैलकुलेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ EG, जनरेटेड EMF, तो दैट इज इक्वल टू VL प्लस IARA। भाई जैसा हमारा सर्किट डायग्राम है, अगर शंट जनरेटर है तो शंट जनरेटर के अकॉर्डिंग वैसा इक्वेशन ट्रेस करेंगे हम लोग। तो शंट जनरेटर का मैंने इक्वेशन ट्रेस कर दिया, इट इज VL प्लस IARA, तो इसमें VL प्लस IARA की वैल्यू मैंने पुट की, तो इतनी मैग्नीट्यूड आ गई हमारे पास EG की। अब लास्ट थिंग पूछा है फ्लक्स पर पोल, तो बिल्कुल आसान था भाई, पर पोल फ्लक्स फाइंड करना है मुझको, मुझे एक ही फॉर्मूला आता है, दैट इज 5ZNP अपॉन 60A। इसके बेसिस पे EG की वैल्यू भी अवेलेबल है और बाकी सारा डेटा अवेलेबल है फाई को छोड़ के, और फाई पता करना है इसके अंदर, तो फाई के हिसाब से फॉर्मूले को अरेंज कर दिए और डेटा जैसी पुट किया, ये मैग्नीट्यूड आ गया हमारा। क्लियर है? तो मेरे बताने का मतलब ओवरऑल मकसद यही है कि आपको क्वेश्चन में ऐसा टफ पार्ट नहीं लगना चाहिए, पढ़ के भी आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि क्वेश्चन बहुत टफ है, मुझसे बनेगा या नहीं बनेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल आसानी से बनेगा, कोई ऐसा टफ नहीं होता है क्वेश्चन। कैसे आप उसको ग्रास्प करते हो, कैसे उसकी मीनिंग आप पता कर लेते हो, कैसे उसकी डेटा को डिकोड करके लिखते हो, यही पूरा फैक्टर डिसाइड करेगा कि क्वेश्चन बनता है कि नहीं। और हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि सारे फॉर्मूले आपको आने चाहिए, ठीक। फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है तो ये तो आपको एक्सपेक्ट करना ही पड़ेगा। हटा देता हूं मैं सॉल्यूशंस को और लेके चलता हूं आपको क्वेश्चन के अगले पार्ट में, मतलब अगले क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने चलते हैं। बोर्ड पे से इस क्वेश्चन को हटाते हैं और चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे, लेके आते हैं बोर्ड पे। सो दिस इज आवर सेकंड क्वेश्चन। रीड कर लेता हूं मैं आपके लिए सेकंड क्वेश्चन को। अ 220 वोल्ट डीसी शंट मोटर
has an armature resistance of 0.5 ohms and runs at a speed of 850 rpm, 850 revolution per minute पे चल रहा है, ठीक. When taking a full load current of 32 amperes, shunt field resistance is 110 ohms. Calculate the speed at which the motor will run if 1.5 ohm resistor were introduced in the series with armature. थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है. मशीन की रनिंग कंडीशन के ड्यूरेशन में बीच में कुछ चीज इंट्रोड्यूस करके फिर उसकी नई डेटा आपको पूछा हुआ है, ठीक. चलो देखते हैं कैसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन. और कुछ तो नहीं है इसके अंदर, पॉइंट नहीं है. चलो देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन पार्ट. सबसे पहला काम क्या करते हैं हम लोग, क्वेश्चन के अंदर से डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है आपको, ठीक है. चलो देखते हैं. लिखा हुआ है 220 वोल्ट का डीसी शंट मोटर है, तो 220 वोल्ट कौन सी चीज है इसकी, वीटी टोटल वोल्टेज है, ठीक. आर्मेचर रेजिस्टेंस जो है 0.5 ओम्स का है, so this is the value of RA. Runs at a speed of इतना RPM, so this is N speed. Taking a full load current of 32 एम्पियर. ये बताओ मुझको कि ये क्या चीज दिया हुआ है. सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स इसी में कंफ्यूज होते हैं. कई बच्चे इसको IA लिख के आ जाएंगे, लेकिन दिस इज द लोड करंट है. ध्यान रखना, फुल लोड की करंट है, फुल लोड करंट ऑफ 32 एम्पियर. दिस इज द वैल्यू ऑफ IL, नॉट IA. क्लियर रखना एकदम ना. शंट फील्ड रेजिस्टेंस जो है, दिस इज द वैल्यू ऑफ RSH. This is the value of RSH, shunt field resistance of 110 ohms. Calculate the speed at which the motor will run if 1.5 ohm resistance. अब ये बात का एडिशन है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे. ये जो है ये एडिशन है, ये प्लस हो रहा है किसके साथ, इंट्रोड्यूस्ड इन द सीरीज विथ आर्मेचर. तो ये था क्वेश्चन के अंदर का गिवन पार्ट. अब लेके चलता हूं आपको मैं सोल्यूशन पार्ट के अंदर. तो चलते हैं अब इसके सोल्यूशन पार्ट के अंदर, देखते हैं इसका सोल्यूशन कैसे बनाना है, ठीक है. तो चलो स्टार्ट करते हैं. सबसे फर्स्ट थिंग जो हमको लिखना है, दैट इज जो हम लोग नॉर्मली लिखते ही हैं सभी क्वेश्चंस के अंदर, दैट इज आवर गिवन पार्ट. दिस इज आवर गिवन पार्ट, ठीक. चलो क्वेश्चन में लिखा हुआ है VT की वैल्यू है, तो ये हमारा जो कौन सा पार्ट होता है, कौन सा सेक्शन होता है, ये हमारा सेकंड केस का डेटा होता है VT, ठीक. तो चलो खैर कोई दिक्कत नहीं, इसको फिलहाल यहां मैं लिख लेता हूं कि टोटल सप्लाई वोल्टेज इज 220 वोल्ट्स, 220 वोल्ट्स, ठीक. फिर आगे लिखा हुआ है कि मशीन की आर्मेचर रेजिस्टेंस है 0.5 ओम्स, सो वैल्यू ऑफ RA इज 0.5 ओम्स. सिमिलरली आगे दिया हुआ है इट इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 850 RPM. तो स्पीड जो है वो थोड़ा अलग डेटा होता है, स्पीड जो है दैट इज अ डिफरेंट डेटा. तो इसको मैं लिख लेता हूं N इज 800 RPM. चेक कर लूं 800 ही है ना, नहीं, इट इज 850 RPM. इट इज 850 RPM. जब भी अनश्योर हो तो डबल चेक करने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है. When taking a full load current of 32 amperes, it is taking a full load current of 32 amperes. So it is the value of IL, that is 32 amperes, ठीक. आगे बढ़ते हैं. The shunt field resistance is 110 ohms. So this is the value of shunt field resistance. It is 110 ohms. आगे लिखता है calculate the speed at which the motor will run if 1.5 ohm resistor is introduced in the series with armature. तो इसके लिए क्या लिखना चाहिए, new resistor RSE will be of 1.5 ohm. The series field section का जो resistance होगा नया, वो कितने ohms का होगा, 1.5 ohms का होगा. और to find में क्या है हमारे पास, to find the speed of the motor N. ये पता लगाना है हमको, क्लियर है, ठीक है. अप्रोच अब आपको फाइंड करना है, आपको सोचना है अपने दिमाग में इस डेटा के साथ कैसा अप्रोच रखना चाहिए, इस डेटा के साथ किस टाइप का अप्रोच आपको करना होगा, ठीक. डेटा में क्या वेरिएशन है, क्या क्या चीजें हैं, वो पहले समझ लो. डेटा में सबसे पहले आपको जो सेकंड फॉर्म का एक्सटर्नल सर्किट का जो डेटा है EMF निकालने का, वो उसमें से कुछ कुछ वैल्यू जो है वो दे रखा है, ठीक.
एक्सटर्नल सर्किट फॉर्म के अलावा इंटरनल सर्किट में से एक ही डेटा है, यानी 5ZNP/60A में से एक ही चीज है n, 5 वगैरह कुछ नहीं दिया हुआ यहाँ। क्लियर? आपको बोलता है कि अब बताओ कि ये कंडीशन है, इस कंडीशन के ऊपर से अगर 1.5 ओम का रेजिस्टेंस आर्मेचर के साथ अब सीरीज में लगा दूं मैं, तो बताओ n की वैल्यू कितनी आएगी। क्लियर? ये पता लगाना है। तो n वॉज इनिशियली 850 RPM और अब नया वाला n जो है वो कितना आएगा वो आपको फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? चलो आपके माइंड में भी क्वेश्चन आ रहा होगा, तो चलो देखते हैं कैसे फाइंड आउट करना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन पार्ट। तो देखते हैं इसका आगे का सोल्यूशन कि कैसे इसको सॉल्व करना चाहिए हमको। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ n फाइंड करना है। सबसे पहला एक काम करते हैं कि इसका सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, मे बी उससे कुछ अप्रोच हमारा क्लियर हो जाएगा। तो चलो सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं जल्दी से। तो इसमें सबसे पहले मैं लिखूंगा यहाँ सोल्यूशन में, चलो हमारा जो मोटर है और शंट फील्ड कनेक्टेड है, तो इसके लिए चलो नॉर्मली फ्री हैंड से ड्रॉ कर लेते हैं जल्दी से। कैसा मोटर बनेगा? अगर ऐसा कुछ बना दें हम लोग और यहाँ पे लगा दें शंट फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस। ठीक है, ये हमारे 2 पॉइंट्स हैं। देखते हैं जो भी डेटा है ना उसको उसकी जगह पे पहले प्लेस कर लेते हैं। तो सबसे पहले दिया हुआ है VT, सो आवर VT इज 220 वोल्ट्स। ठीक है, शंट की रेजिस्टेंस जो है RSH, इट इज 110 ओम्स। आर्मेचर की रेजिस्टेंस जो है RA, दैट इज 0.5 ओम्स। इसी के साथ लोड करंट जो है हमारा, देखो मोटर है ना, तो लोड करंट आपको कहां से कहां किस तरफ जाता हुआ मिलेगा? ये सप्लाई है, सोर्स है, और यहां से मशीन की तरफ जाता हुआ लोड करंट दिखेगा आपको। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ IL एज 32 एम्पियर्स। 32 एम्पियर्स। ये लोड करंट 2 पार्ट में स्प्लिट होती है, एक शंट में जाती है ISH बन के और दूसरी आर्मेचर में जाती है IA के नाम से। सिमिलरली मशीन के अंदर से बैक EMF निकल के मिलेगा हमको, दैट इज EB। इतना कुछ डेटा हमारे पास अवेलेबल है। ठीक, इसके बेसिस पे चलो देखते हैं सोल्यूशन कैसा बनना चाहिए। तो सबसे पहला काम ये करते हैं कि ये जो हमारा पहला वाला गिवन केस है ना, इसके अकॉर्डिंग कितना बैक EMF बन रहा है पहले तो वही समझ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ सकते हैं। ठीक, अच्छा यहाँ जो स्पीड है, 2 अब स्पीड की कंडीशन होगा। एक तो फर्स्ट केस के लिए स्पीड, तो उसको N1 लिख देता हूं, और एक फाइनल जो स्पीड निकालेंगे हम लोग N2 फॉर दैट सेकेंड केस। तो अब मैं यहाँ पे लिखता हूं कि बैक EMF भाई फ्रॉम द गिवन सर्किट the back EMF EB is equals to VT minus all the drops, जितने भी drops हो रहे हैं, तो VT minus IARA। इतना डेटा मिल जाएगा तो बैक EMF निकल के आ जाएगी यहाँ पे। क्लियर है ये चीज? आगे बढ़ते हैं। VT की वैल्यू है 220, IA की मैग्नीट्यूड नहीं पता, RA की वैल्यू पता है। तो सबसे अगला चीज क्या है जो हमको फाइंड करना होगा? So now value of IA is second most important thing. तो वैल्यू ऑफ IA निकालने के लिए हमको पता है कि IA will be equal to IL minus ISH. It will be टोटल जो लोड से जो करंट आ रही है, IL या IT बोल लो उसको, IT ही लिखते हैं वो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, यहां से भी इसका नाम IL से हटा के इसको IT कर देता हूं मैं। ठीक, तो टोटल करंट माइनस शंट करंट। ठीक, तो इससे अब ये पता चला कि टोटल करंट तो 32 है, शंट की करंट कितनी है ये हम लोग नहीं जानते हैं। तो अगला क्या चीज फाइंड करना है? अगला चीज आपको जो फाइंड करना है दैट इज द वैल्यू ऑफ शंट करंट ISH। तो कुछ नहीं करना है, शंट करंट की वैल्यू जो है वो पता लगाने के लिए आपको क्या करना चाहिए? कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, ओम्स लॉ अप्लाई कर दो। यहाँ पे इस सेक्शन के अंदर लिखते हैं हम लोग कि अप्लाइंग ओम्स लॉ। ठीक, अब यहां पे देख लो, इन 2 पॉइंट्स के बीच की वोल्टेज है 220 वोल्ट्स। बीइंग अ पैरेलल सर्किट, यहां से यहां तक की वोल्टेज जो होगी दिस इज आल्सो 220 वोल्ट बाई पैरेलल सेक्शन है, वोल्टेजेस तो सेम रहने वाली है। सो नाउ अप्लाइंग द ओम्स लॉ वी कैन से दैट ISH is equals to VSH upon RSH. So this will be equal to 220 upon 110। अच्छा, तो ये तो सीधे हाफ के फॉर्म में दिख रहा है हमको। तो अब हम लोग बोल सकते हैं कि वैल्यू ऑफ ISH इज 2 amps।
सो नाउ द वैल्यू ऑफ ISH इज 2 एम्पियर्स। 2 एम्पियर की मैग्नीट्यूड आ गई किसकी? शंट फील्ड सेक्शन के करंट की। यहां की करंट मिल गई आपको, दिस इज ऑफ 2 एम्पियर। अब IA की वैल्यू निकालना कितना टफ है? बिल्कुल भी नहीं। सो नाउ देयरफॉर IA इज इक्वल टू 30 माइनस 2 और IA इज इक्वल टू, सॉरी 30 नहीं था, this was 32. This was 32. So IA is equals to 30 amperes. Magnitude of armature current is now 30 ampere. आर्मेचर करंट मिल गई। क्यों निकाले आर्मेचर करंट? क्योंकि हमको ये वैल्यू चाहिए थी। इस आर्मेचर करंट का यूज करके हम लोग बैक EMF अब निकाल सकते हैं। ठीक, तो चलो इसको पुट कर देते हैं। सबसे पहला काम तो मैं ये कर लेता हूँ कि इसको बना देता हूँ अपनी इक्वेशन A, ठीक, सो दैट मैं इसका रेफरेंस आगे चल के दे सकता हूँ। तो अब मैं लिखूंगा कि पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन A, ठीक। सो नाउ आई विल राइट, एक बार फिर से फॉर्मूला लिख लेता हूं। EB इज इक्वल टू VT माइनस IA इंटू RA। सो देयरफॉर EB इज इक्वल टू, VT की वैल्यू है 220 माइनस IA की वैल्यू है 30 और RA की वैल्यू है 0. आर्मेचर रेजिस्टेंस की वैल्यू है 0.5 ओम। तो ये 205 के आसपास आना चाहिए, 205 ही आना चाहिए इनफैक्ट, है ना। 220 हो गया, माइनस 15 होना चाहिए, तो 205 ही बचेगा। चलो ठीक है, कैलकुलेट कर लो आप लोग भी एक बार जल्दी से। कोई भी डाउट नहीं रखना है, पता है, डबल श्योर होना जरूरी है। 220 माइनस भाई 30 इंटू 5 तो हो गया 15, 220 में से 15 गया तो 205 ही तो बचेगा। 30 इंटू क्या माइनस हुआ? 0.5। ठीक है, सो इट इज 220, इट इज 220, सो वही है, सेम है, फाइनल है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन जरूर आना चाहिए कि सर बैक EMF निकालने से फायदा क्या है? क्लियर होना चाहिए बिल्कुल, ठीक है। ये बैक EMF तो हम लोगों ने निकाल लिया इस गिवन केस के लिए। ये जो केस हमारे पास जो गिवन था, इससे इस कंडीशन में कितनी बैक EMF मिल रही है निकाल तो लिया। लेकिन आपके माइंड में अभी ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर बैक EMF क्यों निकाले? हमको तो N पूछा हुआ है, तो बैक EMF का फायदा, बैक EMF का फायदा पता है क्या, कहां पे पड़ता है? बैक EMF का फायदा ये होता है कि हम जानते हैं, we know that and we know it very well that back EMF is directly proportional to N into phi। मशीन की EMF इन दो चीजों पे डिपेंड करती है। अगर सारी कांस्टेंट्स को एक तरफ कर दूं मैं तो, ठीक, सब चीजें कांस्टेंट अगर हैं, बाकी की चीजें, तो बैक EMF इन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। ये तो एकदम क्लियर है ना आप सभी को। प्रीवियसली भी किसी क्वेश्चन में हम लोगों ने इसके बारे में बात करके रखा हुआ है, ठीक। अच्छा, तो अब इसका क्या यूज है? इसका यूज ये है कि therefore we can say that the back EMF EB is equals to N1 into phi1। इस केस में EB1 will be equal to N1 into phi1। किसकी बात कर रहा हूं? फर्स्ट केस की बात कर रहा हूं। ये है मेरा EB1 जो 205 निकाला मैंने इस पहले केस के लिए। इस सबको 1 लिख देता हूं। दिस इज आवर EB1 फॉर फर्स्ट केस, जहां N1 स्पीड और phi1 जो है वो फ्लक्स हम लोग यूज कर रहे हैं। तो भाई स्पीड कितनी थी इस केस में? 850 RPM और phi1 नहीं पता हमको, क्योंकि वही तो फाइंड करना है। तो मैं लिख लेता हूं कि therefore phi1 is equals to EB1 by N1, that is equals to 205 upon 850, 850 RPM। So therefore our flux phi1 will be equal to, flux per pole पहले केस के लिए, ठीक, it is 205 divided by
850। सो फ्लक्स की वैल्यू मुझे यहां से मिली 0.241 वेबर। इट केम आउट टू बी 0.241 वेबर्स। क्लियर है? फ्लक्स का क्या यूज करूंगा मैं आगे चल के, देखो बहुत दूर तक का कुछ सोच के चलना पड़ता है आपको। अगर आप लोग चेस प्लेयर हो तो अच्छे से ये क्वेश्चन बना सकते हो ऐसे वाले, जरूरत नहीं है चेस प्लेयर होने की, आप नॉर्मली भी बहुत अच्छे से क्वेश्चन बना सकते हो। ठीक है, चलो देखते हैं क्यों इसको मैंने कैलकुलेट किया। देखो φ1 निकालने के पीछे मेरा मकसद ये था कि ये वाला फॉर्मूला जो है ना, ये मेरे बहुत काम का है। बैक ईएमएफ वाज इज प्रोपोर्शनल टू φ इनटू n। ये केस को मैं दूसरे वाले पार्ट में भी इस्तेमाल कर सकता हूं। कैसे इस्तेमाल कर सकता हूं? ये वाला जो कंडीशन है ना कि जहां पे मुझको n निकालना है, वहां पे अगर मुझे बैक ईएमएफ की वैल्यू मिल जाए, क्योंकि इस मशीन का ये जो सर्किट का जो फॉर्म है ये तो ज्यादा चेंज हो नहीं रहा है, ठीक, बस एक ही चेंज हुआ है कि इसमें सीरीज फील्ड वाइंडिंग का 1.5 ओम का रेजिस्टेंस जो है वो बस ऐड हो जाएगा यहाँ पे। तो उस 1.5 ओम के रेजिस्टेंस को मिला के अगर मैं फिर से बैक ईएमएफ निकाल लूं और फाई की वैल्यू कहीं से मुझे मिल जाए तो n निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। ये पूरा अप्रोच है जिसके पीछे हम इतना वर्क कर रहे हैं। क्लियर? अच्छा, अब आपके माइंड में आएगा कि सर फाई कैसे निकालेंगे, दो अननोन के साथ कैसे बढ़ सकते हैं आगे, n भी अननोन है, फाई भी अननोन है। तो मैं आपको बता दूं यहां से कि we know that phi1 is equals to phi2 is equals to phi, that is equals to 0.241 वेबर। ये कंसेप्ट अपने माइंड में पहले ही आप लोग रख लो भाई। अगर मेरा सिस्टम वही है कंस्ट्रक्शन वाइज, उसमें उतना कोई डिफरेंस मैंने नहीं किया हुआ है, तो मेरा फ्लक्स क्यों बदलेगा? फ्लक्स तो सेम रहेगा ना सिस्टम में, फ्लक्स थोड़े ना वेरी कर जाएगा। मैग्नेटिक सर्किट पढ़ा हुआ है आपने, अपने वहां पे भी देखा था, जो हम लोग जो सिस्टम के अंदर जो फ्लक्स की वैल्यू अज्यूम करते थे दैट यूज्ड टू बी सेम। मैग्नेटिक सर्किट टाइप 3 का न्यूमेरिकल जल्दी से जाके बना लो, फिर वापस इस पे आओगे तो आप ये चीज नहीं पूछोगे मेरे से। ठीक, ये बन चुका रहेगा, समझ आ। टाइप 3 के अंदर याद करो फ्लक्स चेंज हो जाया करता था। टाइप 2 का क्वेश्चन अगर बनाओगे तो भी याद करो, एयर गैप जहां आती थी फ्लक्स को हम लोग सेम अज्यूम करते थे। अगर फ्रिंजिंग नहीं हो रहा है तो फ्लक्स विल बी सेम, नहीं चेंज होगा। ठीक, तो मशीन का कंस्ट्रक्शन वाइज तो कोई डिफरेंस नहीं है ना, फ्लक्स क्यों चेंज हो जाएगा? तो φ1 ये जो फ्लक्स मिला आपको दैट विल बी सेम एज φ2। तो सेकंड वाले केस के लिए जो फ्लक्स होगा वो भी इतना ही होगा, वो नहीं चेंज होगा, तो इट विल बी 0.241। सेकंड नेक्स्ट पेज में चलते हैं, नेक्स्ट पेज में चलते हैं। अब यहां लिखते हैं फॉर सेकंड केस we assume that the series field winding का resistance 1.5 ohms is introduced in the machine in series with आर्मेचर रेजिस्टेंस। तो सर्किट डायग्राम देखते हैं कि ये कैसा अब दिखने लग जाएगा। सो फॉर दिस केस ये आपकी मशीन जो है ये कुछ ऐसी दिखाई देने लग जाएगी, यानी ये कुछ हद तक ना लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर जैसा दिखेगा। अब ये सिर्फ डीसी शंट मोटर नहीं रहेगा, अब ये लॉन्ग शंट कंपाउंड डीसी मोटर जैसा दिखेगा। अगर या तो सीरीज फील्ड वाइंडिंग बोल लो या तो एक सीरीज रेजिस्टेंस खाली जोड़ रहा है, तो इसलिए लॉन्ग शंट टर्म जो है वो मैं नहीं ऐड कर रहा हूं इसके लिए। ठीक है, तो इसको मैं वाइंडिंग की तरह नहीं शो करूंगा। अब मैं क्या करूंगा पता है, मैं इसको सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस की तरह शो करूंगा ऐसे, क्योंकि इसने कहीं ये नहीं बोला ना कि सिस्टम में हम एक नया वाइंडिंग लगा रहे हैं जो सीरीज फील्ड है, उसने ऐसा नहीं बोला है क्वेश्चन में। बस उसने इतना बोला है कि आर्मेचर के साथ सीरीज में एक रेजिस्टेंस जोड़ रहा है 1.5 ओम का। चलो सर्किट दोबारा से ड्रॉ कर लेते हैं, भले थोड़ा मेहनत पड़ेगा बट इंपॉर्टेंट है, अच्छा है, जरूरी है। 1.5 ओम का RSE। ठीक, आर्मेचर रेजिस्टेंस मेरा पहले से कितना था 0.5 ओम्स का। ठीक है, यहां पे जो बन रही है दिस इज नोन एज बैक ईएमएफ। अब शंट का रेजिस्टेंस है RSH 110 ओम का, साथ ही इसके मेरे पास है VT दैट इज ऑफ 220 वोल्ट। ठीक, करंट्स भी मेरे पास अब पूरी की पूरी करंट आ चुकी है, तो चलो करंट का भी नोटेशन लिख ही लेते हैं।
क्यों नहीं लिखना है इसको? देखो ISE सीरीज सेक्शन का करंट, इट इज इक्वल टू IA आर्मेचर करंट एंड दैट इज इक्वल टू 30 एम्प। कहां से पता चलेगा ये? देखो आर्मेचर करंट की वैल्यू 30 एम्पियर अपन ने कैलकुलेट की हुई है, उसी को पुट कर दिया मैंने यहाँ पे। सो इट इज 30 एम्पियर। मतलब मैं बोलूं कि आर्मेचर करंट की वैल्यू 30 एम्पियर, भाई सीरीज में है ना, तो सीरीज फील्ड वाइंडिंग की करंट या सीरीज सेक्शन की करंट, सीरीज रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो करंट जा रही है दैट इज, और आर्मेचर करंट की जो करंट है दैट इज, बोथ आर इक्वल, बोथ ऑफ दोस करंट्स आर इक्वल। शंट के अंदर कितनी करंट जा रही है? ISH, इट इज ऑफ 2 एम्पियर, और टोटल जो लोड से करंट आ रही है, जो सोर्स से करंट आ रही है दैट इज ऑफ IT एज 32 एम्पियर। ये करंट का इतना नोटेशन हम लोग जानते हैं इस क्वेश्चन में पहले से, ठीक है। चलो बैक EMF निकाल लेते हैं इसका। सबसे पहले तो ये बताना पड़ेगा आपको कि बैक EMF का फॉर्मूला क्या होगा। सो फॉर दिस केस, for this given condition, the back EMF EB will be equal to, जो भी टोटल वोल्टेज दिया माइनस ऑल द ड्रॉप्स, तो VT माइनस पहला ड्रॉप क्या हो रहा है? ISE इंटू RSE माइनस IA इंटू RA, ठीक। Therefore EB2 लिख लेता हूं मैं इसको सभी केसेस में। सो EB2 विल बी इक्वल टू, VT हो गया 220 माइनस ISC है 30, सो 30 इंटू 1.5 माइनस 30 इंटू 0.5, यानी 30 इंटू 2 बोल सकते हो आप सीधे सीधे। इसको सॉल्व कर लेते हैं, चलो जल्दी से। सो इट इज 220 माइनस 30 इंटू 2 मैं अगर डायरेक्टली कर दूं तो it came out to be EB2 is of 160 volts। क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है इसका, समझते हैं थोड़ा ध्यान से। बैक EMF फॉर द सेकेंड केस हैज कम। फ्लक्स की वैल्यू फॉर द सेकेंड केस वी ऑलरेडी नो, वी जस्ट नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ N2 स्पीड फॉर द सेकेंड केस। कितना आसान है, फिर से देखो क्या मैं बोल रहा हूं उसको बताता हूं आपको। बैक EMF फॉर द सेकंड केस वी नो, वी आल्सो हैव phi2 एज 0.241 वेबर, 241 वेबर। करना क्या अब यहां पे भाई, बैक EMF है, फ्लक्स है, और रिलेशन क्या जानते हैं हम लोग पहले से ही जानते हैं कि EB इज इक्वल्स टू N phi। ये कंडीशन तो पता ही है हमको, अगर सारे कांस्टेंट्स हैं हमारे पास तो, और अगर सेम मशीन है तो मतलब सारे कांस्टेंट तो बदल नहीं रहे हैं, कांस्टेंट तो सारे के सारे वहीं के वहीं है, सेम है एग्जैक्टली। तो इस केस के लिए अब हमको क्या फाइंड करना चाहिए? अब हमको phi की वैल्यू फाइंड करनी है। तो भाई EB2 निकालना है तो मैं N2 की वैल्यू डालूंगा, तो जिससे मेरा phi2 निकल के आएगा, या उल्टा बोलूं तो EB2 अगर है मेरे पास तो EB2 की वैल्यू डालूंगा, phi2 की वैल्यू डालूंगा और N2 निकाल लूंगा। सो इजी। आगे बढ़ते हैं, चलो इसी पेज में नीचे यहीं पे लिख देता हूं मैं। सो therefore back EMF for the second part is 160, so therefore N2 will be equal to 160 upon phi2, that is 0.241। सॉल्व कर लेते हैं। सो अब मेरे स्पीड की वैल्यू जो है वो आ गई है। सो therefore N2 is equals to 663.900 RPM, 0.900 RPM रेवोल्यूशंस पर मिनट। तो ये आता है हमारा फाइनल आंसर, ये आता है हमारा फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जहां पे आपको पूछा हुआ था क्या, जहां पे आपको पूछा था फॉर दिस गिवन केस व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ स्पीड। ठीक है, तो कैसे अप्रोच किया एक बार जल्दी से देख लेते हैं, क्विकली समझ लेते हैं इस पूरे क्वेश्चन को। देखो इनिशियली आपको क्या क्या दिया हुआ था, इनिशियली यू वर प्रोवाइडेड विथ टोटल वोल्टेज, आर्मेचर रेजिस्टेंस, लोड करंट, शंट फील्ड की रेजिस्टेंस। ये तो हो गया एक्सटर्नल सर्किट फॉर्म का डेटा। इंटरनल के फॉर्म में क्या दिया हुआ था, इंटरनल के फॉर्म में आपको दिया था स्पीड 850 आरपीएम के फॉर्म में। ठीक,
आगे आपको ये बोला हुआ था कि अगर एक सीरीज में हम लोग 1.5 ओम का रेजिस्टेंस लगा देते हैं तो बताओ कि उसकी स्पीड में क्या चेंज आएगा, कितनी हो जाएगी उसकी नई स्पीड। फाइंड करने के लिए क्या क्या किया हम लोगों ने, देखो सबसे पहले सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर लिया। सर्किट डायग्राम ड्रॉ करने के साथ ही साथ हम लोगों ने और क्या क्या किया, यहां पे लिखा कि भाई इस सर्किट के फॉर दिस इनिशियल कंडीशन, जहां पे रेजिस्टेंस नहीं जुड़ा है, बिना इस रेजिस्टेंस के जुड़े, जो उसकी शुरुआती कंडीशन थी, उसके हिसाब से ईएमएफ का फॉर्मूला ऐसा कुछ बनता है। इस फॉर्मूले के अंदर जो डेटा मिसिंग है उसको पहले फाइंड आउट कर लिया हम लोग। फिर इस फॉर्मूले से हम लोग क्या हुआ, हमको IA की वैल्यू मिली और IA की वैल्यू के बाद हम लोगों ने EMF को कैलकुलेट कर लिया कि 205 आया। ये किस केस का आया, पुरानी आरपीएम के केस में, पुराने डेटा के हिसाब से। अब आगे हमको पता है कि EMF जो होता है EB दैट इज प्रोपोर्शनल टू N∅। तो हम लोग क्या किए, फर्स्ट केस का पूरा डेटा रख दिए, EB1 N1 ∅1 की वैल्यू अननोन थी, पता चल गई हमको। साथ ही साथ ये भी पता है कि पूरे सर्किट में फ्लक्स की वैल्यू चेंज नहीं होती है, सेम रहेगी वो। अगर वो सेम सर्किट है, बाकी कोई आइडेंटिटी नहीं चेंज हो रहा है, तो जो फ्लक्स लिंक हो रहा है दैट इज ऑल्सो सेम। तो ∅1 जितना होगा उतना ही ∅2 भी है। ये जो फ्लक्स सेकंड पार्ट का है वो सेम रहेगा, तो इसकी वैल्यू मिल गई हमको। आगे बढ़ गए, फिर हम इस पोर्शन के अंदर आए और यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, हम लोग बोले कि सेकंड केस में हम लोग अज्यूम करते हैं, यानी वो जो पिछला सर्किट डायग्राम था उसको दोबारा से ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, एक ये नया चीज जो है उसके साथ ऐड कर दिया हम लोगों ने, 1.5 ओम का रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़ दिया। इसके लिए जो फॉर्मूला बनता है वो लिख लिया हम लोगों ने यहाँ पे। इसके लिए ईएमएफ निकालने का फॉर्मूला एक्सटर्नल सर्किट के फॉर्म में ऐसा कुछ दिखाई देता है। अब इस फॉर्मूले के अंदर जो डेटा हमको रिक्वायर्ड पुट करना है उसको फटाफट हम लोगों ने पुट करना शुरू किया एंड फाइनली वी विल गेट द वैल्यू ऑफ N2 663.900 आरपीएम। तो स्टूडेंट्स ये बेसिक तरीका होता है, ऐसे आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को अप्रोच करना है, ऐसे आपको इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना आना चाहिए। क्लियर? लास्ट क्वेश्चन लेते हैं आज के वीडियो का और उसके बाद इस वीडियो को यहीं पे ड्रॉप करेंगे, हम लोग एंड अप करेंगे। ठीक है, तो चलो लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। फिलहाल इसको मैं बोर्ड से हटा देता हूं इन सभी को और चलते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो पे। ठीक है, देखते हैं अब लास्ट वाली वैरायटी। आई होप कि वो तो बिना मेरे बताए आप लोगों से बनेगा। तो ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन, डायरेक्टली स्क्रीन पे। क्वेश्चन को रीड कर लेता हूं आप लोगों के लिए जल्दी से। कैलसी को रख देते हैं नीचे और देखते हैं क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में लिखा हुआ है द आर्मेचर ऑफ अ 12 पोल डीसी शंट जनरेटर हैज 50 स्लॉट्स विथ 12 कंडक्टर्स इन ईच स्लॉट। ये जो 12 कंडक्टर हैं हर स्लॉट के, they are in wave winding arrangement. The generator is running at a speed of 625 rpm and supplies a resistive load of 15 ohms at a terminal voltage of 300 volts. ठीक? The armature resistance is 0.5 ohms and field resistance is 60 ohms. You have to find the value of these three quantities. इन तीन क्वांटिटीज की मैग्नीट्यूड को आपको फाइंड करना है, ये अननोन है। ठीक, चलो क्या सीधा सीधा हम लोग क्या काम करेंगे, अभी डेटा को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, देखते हैं क्या क्या डेटा गिवन है और उससे कैसे अप्रोच किया जा सकता है। तो चलो देखते हैं क्या डेटा है। सबसे पहले क्या है हमारे पास, वी हैव द नंबर ऑफ पोल एज 12। जनरेटर के अंदर क्या लिखा हुआ है, 50 स्लॉट है, 50 स्लॉट्स। ए की वैल्यू हो सकती है क्या, अभी नहीं बताएंगे, देखते हैं इसका क्या यूज है। विथ 12 कंडक्टर इन ईच स्लॉट। अच्छा, तो ये तो कुछ मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट आ गया हमारे पास कि एक एक स्लॉट में 12 कंडक्टर लगे हुए हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं इसका क्या यूज कर सकते हैं हम लोग। देखो हमको क्या करना है, 50 स्लॉट है और हर स्लॉट में 12 कंडक्टर्स हैं, तो कैसे यूज करेंगे इसका। 50 इंटू 12 कर दोगे तो टोटल 50 स्लॉट्स में कितने नंबर ऑफ कंडक्टर्स हैं उसका ओवरऑल टोटल आपको मिल जाएगा एंड दैट विल हेल्प यू इन द कैलकुलेशन फॉर Z। जो टोटल Z होता है ना आपका, that will be equal to 50 into 12, तो 12 into 5 60, that is 600। ये Z की वैल्यू आप यहीं से निकाल सकते हो। ये क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आपके माइंड ने इतना कैलकुलेट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, फिर लिखा हुआ है वेव वाइंडिंग में कनेक्शन है इसका, वेव वाइंडिंग अरेंजमेंट में। तो वेव के होने से क्या फायदा होगा, वेव के होने से आपको पता है कि A will be equal to 2, the value of A will be equal to 2। फिर क्या लिखा हुआ है, द जनरेटर इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 625 आरपीएम, 625 आरपीएम की इसकी स्पीड है। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ N, दिस इज द वैल्यू ऑफ N एंड सप्लाइज अ रेजिस्टिव लोड ऑफ 15 ohms। ये 15 ओम क्या है, दिस इज द वैल्यू ऑफ लोड। सो मैं इसको क्या बोल सकता हूं, दिस इज द वैल्यू ऑफ RL, दिस इज द वैल्यू ऑफ RL।
at a terminal voltage of 300 volt. Terminal voltage, that means it is the value of VT. It is the value of VT. आगे लिखा है the armature resistance is 0.5 ohms. Armature resistance RA and the field resistance is 60 ohms. This is the field resistance and it is RSH. इतना डेटा अवेलेबल है, यानी कुछ डेटा जो है इंटरनल सर्किट का है और कुछ डेटा एक्सटर्नल सर्किट का है. क्लियर? सॉल्व करना शुरू करते हैं. Let us start with the solution part. इसमें लिखते हैं गिवन. ठीक, चलो देखते हैं गिवन में क्या क्या दिया हुआ है. इसमें लिखा हुआ है आर्मेचर ऑफ 12 पोल डीसी शंट जनरेटर. 12 पोल है और मशीन कौन सी हमारी? इट इज शंट जनरेटर. ठीक, तो वैल्यू ऑफ P मैं लिख देता हूं जल्दी से कि वैल्यू ऑफ P इज 12. फिर आगे लिखा हुआ है इट इज हैविंग 50 स्लॉट, 12 कंडक्टर. पूरे को मिला के मुझे मिल गया Z 600, तो मैं सीधे Z लिख लेता हूं. Z is equal to 50 into 12, that is 600. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. वेव वाइंडिंग है तो A will be equal to 2. The generator is running at a speed, N की वैल्यू 625, तो वैल्यू ऑफ N is 625, 625 RPM. क्लियर है? फिर आगे क्या दिया हुआ है? रेजिस्टिव लोड, और ये सब जो है वो तो सेकेंडरी सेक्शन का डेटा है, मतलब सेकेंड फॉर्मूले में जो मैं डेटा यूज करने वाला हूं वो सारा डेटा है. ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है? इट इज सप्लाइंग टू अ लोड ऑफ 15 ohms, तो RL की वैल्यू है 15 ओम. ठीक, टर्मिनल वोल्टेज है मेरा 300. जनरेटर है ना तो VL लिख लेते हैं. लोड वोल्टेज जो है दैट इज 300 वोल्ट्स. और आगे क्या लिखा हुआ है? आर्मेचर रेजिस्टेंस है 0.5 ohms. द वैल्यू ऑफ आर्मेचर रेजिस्टेंस RA इज 0.5 ohms. और उसी के साथ शंट फील्ड का जो रेजिस्टेंस है दैट इज 60 ohms. एक सेकंड के लिए क्लियर कर लेते हैं. हाँ 60 है, ठीक है. सो द शंट फील्ड रेजिस्टेंस दैट इज माई RSH इज 60 ohms. क्लियर? अब क्या क्या फाइंड करना है वो देख लेते हैं. सबसे पहले फाइंड करना है आर्मेचर करंट, देन जनरेटेड EMF. सबसे पहले फाइंड करना है हमको यहां से आर्मेचर करंट, फिर जनरेटेड EMF EG की वैल्यू, और भी कुछ पूछा है क्या? फ्लक्स पर पोल. इतना कुछ फाइंड करना है. ठीक है, so let us start with drawing the circuit diagram of this question. इस क्वेश्चन का देखते हैं सर्किट डायग्राम कैसा बनेगा. तो देखो हमारे पास क्या चीज है? शंट डीसी जनरेटर है. जो मशीन है दैट इज ऑफ शंट डीसी जनरेटर टाइप, डीसी शंट जनरेटर. ठीक, ड्रॉ कर लेते हैं. पहले जो बेसिक शंट जनरेटर का डायग्राम जो आप जानते हैं वही बनाना है. ठीक है, ये जनरेटर मशीन को हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया, और चूंकि ये शंट टाइप का है तो इसके लिए शंट फील्ड की वाइंडिंग बनाना जरूरी है. ठीक, आइडेंटिटीज जो जो भी अवेलेबल है उसको लिख लेते हैं पहले. ये RSH होगा यहाँ पे RA की वैल्यू है दैट इज, RA की मैग्नीट्यूड आपको गिवन है 0.5. RSH की मैग्नीट्यूड जो है दैट इज 60 ohms. ठीक, लोड की भी रेजिस्टेंस आपको गिवन है तो यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस भी मैं लिख ही लेता हूं. एडिशनली जो लोड रेजिस्टेंस है RL, इसकी वैल्यू भी है 15 ohms. ठीक है, लोड वोल्टेज जो है दैट इज ऑफ 300 वोल्ट. VL 300 वोल्ट. ठीक, अच्छा इसके बाद क्या चीज है? और कोई भी करंट वगैरह कुछ भी नहीं दिया हुआ है कहीं का भी. ठीक, ठीक है, तो चलो फिर अब इसके आगे क्या है? बैक EMF. अब क्वेश्चन का बेसिक जितना भी कुछ डेटा था उसके अकॉर्डिंग क्या क्या लिख सकते थे, क्या क्या यहाँ पे बना सकते थे, वो सब कुछ आपके सामने बोर्ड पे दिख रहा है. इसको देख लो, स्क्रीनशॉट लोगे स्क्रीनशॉट ले लो. क्लियर? आगे बढ़ते हैं. अब
इस डेटा के हिसाब से आपको देखो शुरुआती जो दो चीजें बोली हुई है ना, थर्ड वाला तो चलो आसानी से निकल ही आएगा। आर्मेचर करंट हो गया, बैक जनरेटेड ईएमएफ हो गया ये, अच्छा हाँ सॉरी इसको मैंने बैक ईएमएफ लिखा, इसको करेक्ट कर लेते हैं। मोटर नहीं है भाई, ये जनरेटेड ईएमएफ है ना, जनरेटर है तो जनरेटेड ईएमएफ आएगा इस केस में। हाँ तो जनरेटेड ईएमएफ हमको फाइंड करना है यहाँ पे, तो उसके लिए इस सर्किट के हिसाब से करना कुछ नहीं है। देखो आपको भी दिख रहा होगा कि आधी चीजें तो ओम्स लॉ से ही सॉल्व हो जा रही है, आधी चीजें तो ओम्स लॉ से ही बन जा रही है। सबसे अच्छा और यूनिवर्सल लॉ जो है आपके पास, आप उसी से बहुत सारी चीजें एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। मैं आपको ये अभी बताना चाह रहा हूं, चूंकि ये आज के इस पार्ट का आखिरी क्वेश्चन है, तो एटलीस्ट यहां तक तो आपका अप्रोच एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक, मैं बताना आपको ये चाह रहा हूं कि यहीं खड़े खड़े मैं आपसे जब ये बात कर रहा हूं कि ये तीन चीज कैसे निकलेगी, आपके माइंड में तीनों का फ्रेमवर्क रेडी हो जाना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है दैट मीन्स ये वीडियो सक्सेसफुल है, और पिछले दो पार्ट आपका देखना अभी सक्सेस हो गया है। आपसे अब क्वेश्चन बनने लग जाएंगे और बनेंगे ही बनेंगे कंफर्म। फिर से सुन लो मैं क्या बोल रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं कि यहीं पे सिर्फ बोर्ड पे देख के इस सर्किट को देखो, इस डेटा को देखो, और क्या फाइंड करना है वो देख के क्या चीज को कैसे फाइंड करोगे उसका पूरा का पूरा क्लियर आइडिया आपके माइंड में अभी से बन चुका होगा। जो लिखने वाला वर्क होगा, दैट राइटिंग वर्क विल नॉट इन्वॉल्व एनी मेजर पार्टिसिपेशन फ्रॉम योर ब्रेन साइड। आपके दिमाग से क्या कैलकुलेट करूं, कैसे लिखूं, ये सब कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अभी फ्रेमवर्क आपके माइंड में बन गया है। आप सिर्फ जो सोचे हो बस उसी को बोर्ड पे उतारते जाओगे, अपनी कॉपी पे लिखते जाओगे। ऐसा ही है ना? अगर ऐसा है तो इट इज गोइंग इन अ वेरी पॉजिटिव वे, वेरी सही, वेरी करेक्ट वे में अपन चल रहे हैं। मजा आएगा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में। अब बुक, जिस भी बुक से आप पढ़ रहे हो उसको उठाओ, उसके क्वेश्चन बनाना शुरू करो, डेफिनेटली बनेंगे आपसे सारे क्वेश्चन। ठीक, और जिनका वैसा अभी अप्रोच नहीं बना है उनके लिए तो मैं हूं ही, मैं अभी बता ही रहा हूं, और अगला भी पार्ट होगा, उसके बाद भी एक पार्ट और होगा जिसमें और खूब सारे क्वेश्चन बनाएंगे, तो तब तक तो क्लियर हो ही जाएगा, कंफर्म है। ठीक, शुरू करते हैं सोल्यूशन पार्ट इसका। सबसे पहले हमको देखो आईए फाइंड करना है। मैं आपको बताता हूं कैसे आप अप्रोच करोगे इस पे। देखो आपको आर्मेचर करंट फाइंड करना है, तो आप यहां पे देखो, ऐसी पहले ओरली बता देता हूं मैं, फिर बोर्ड पे हम लोग देखेंगे। तो नॉर्मली क्या करना है, देखो हमारे पास यहाँ पे VL की वैल्यू है, RL की वैल्यू है। ओम्स लॉ अप्लाई करोगे तो यहाँ की करंट आ जाएगी कौन सी, IL। ये वाली करंट आपको मिल जाएगी, वैल्यू ऑफ IL। हमको पता है पहले से कि आर्मेचर, चूंकि जनरेटर है ना, तो आर्मेचर करंट ऐसे बाहर की तरफ निकल रही है, और इस पॉइंट पे आने के बाद ये दो पार्ट में स्प्लिट हो गई, कुछ गई शंट के अंदर और कुछ गई लोड के अंदर। ठीक, लोड में कितनी करंट गई वो तो आप यहीं से निकाल लिए ओम्स लॉ अप्लाई करके। ठीक, दैट मीन्स you will be having the value of IL। फर्दर अगर कोई आपको ISH की वैल्यू बता दे तो IA तो वैसे ही मिल जाएगा। ISH निकालना बिल्कुल आसान है, क्योंकि इन दो पॉइंट्स की पोटेंशियल और इन दो पॉइंट्स की पोटेंशियल वो बोथ विल बी सेम। यहाँ की वोल्टेज है 300, तो मतलब शंट के अक्रॉस की भी जो टोटल वोल्टेज होगी दैट विल बी 300। तो 300 डिवाइडेड बाई 60 करोगे तो यहाँ की शंट करंट भी आपको मिल जाएगी। क्लियर है? अब आपके पास लोड करंट और शंट करंट है, तो IA की वैल्यू आ गई आपके पास कॉपी में सीधे सीधे, तो मतलब IA तो सॉल्व कर लोगे आप तुरंत। जैसे ही IA बना आपका EG तो वैसे ही तुरंत बन जाएगा। क्यों? EG का फॉर्मूला इस क्वेश्चन में कैसा बनेगा देख के बताओ। EG विल बी इक्वल टू, जनरेटेड EMF विल बी इक्वल टू दैट लोड वोल्टेज VL प्लस जहां पे भी ड्रॉप हो रहे हैं वो लोड वोल्टेज के साथ जितने भी ड्रॉप्स हुए रास्ते में उसको ऐड कर दोगे तो आपको EG के बराबर मिलेगा। तो क्या ड्रॉप हो रहा है, IA इंटू RA, एक ही ड्रॉप दिख रहा है वहां पे, तो VL प्लस IRA करोगे तो आपका EG निकल के आ जाएगा, क्योंकि IA की वैल्यू इज ऑलरेडी नोन टू यू। लास्ट पार्ट इज phi, so we already know that EMF EG is equals to phi ZNP upon 60A। ZNPA सब चीज है, बस phi नहीं है और EMF नहीं है, तो EMF तो अब आ चुका है सेकंड पार्ट से, पुट कर दोगे phi निकल जाएगा। बन गया क्वेश्चन। ओरली ये सारा चीज आपके माइंड में आ जाना चाहिए, आप बोल के बता सको कि क्वेश्चन का सलूशन कहां तक जाएगा और कैसे बनेगा क्वेश्चन। बाकी तो सिर्फ राइटिंग वर्क है और कैलकुलेशन पार्ट है। आपका हाथ कैलसी पे कितने अच्छे से चलता है और लिखने में कितने अच्छे से प्रेजेंट करके आप लिखते हो, पूरे मार्क्स फिर उसी के हैं। बाकी तो ब्रेन ने नंबर दिला दिया है आपको पहले से। सॉल्यूशन पे चलते हैं, सॉल्व करते हैं। चलो अब इसको जैसा हम लोगों ने बात किया था, तो फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं। आर्मेचर करंट, आर्मेचर करंट फाइंड करना है हमको यहां पे, दैट इज IA। क्लियर है? चलो तो अब सबसे पहले तो IA के लिए बेसिक आइडेंटिटी हम लोग क्या जानते हैं कि वी नो दैट IA फॉर दिस गिवन सर्किट, IA इज इक्वल टू IL प्लस ISH। ठीक, शॉर्ट में जल्दी से मैं यहां पे लिख लेता हूं कि फॉर द गिवन सर्किट
for this given circuit. क्लियर है? अच्छा, IA इज इक्वल टू IL प्लस ISH होना चाहिए, दोनों नहीं पता तो यहां पे by Ohm's law we can say, by Ohm's law we can say that load current IL is equals to load voltage upon load resistor. ठीक? So therefore IL is equals to 300 upon 15, that is equals to 20 एम्पियर. तो मतलब लोड करंट की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 20 एम्पियर. क्लियर? अब लोड करंट की वैल्यू अगर आपके पास यहां से 20 एम्पियर आ चुकी है तो नेक्स्ट क्या करना चाहिए? अब आपको शंट करंट की वैल्यू को फाइंड करना चाहिए, क्योंकि इन दोनों के हेल्प से आप IA निकाल लोगे. सो नेक्स्ट आगे मैं लिखूंगा सिमिलरली, क्योंकि यहां पे भी वही ओम्स लॉ लगा रहे हैं हम लोग. सो सिमिलरली वी कैन से दैट ISH विल बी इक्वल टू VSH अपॉन RSH. और हमको पहले से पता है कि VSH और VL बोथ आर सेम, एंड सिंस VL is equal to VSH, that is equals to 300 volts, therefore the shunt current should be equal to 300 divided by 60. 300 divided by 60. ठीक है? तो इस पॉइंट पे गए, 300 वोल्ट है, डिवाइड कर दिए 60 से, तो यहां की करंट निकल के आने वाली है. चलो डिवाइड कर लेते हैं, नेक्स्ट पेज में चलते हैं. कैलसी आप सभी का रेडी है ना? सॉल्व कर रहे हो ना सब लोग मेरे साथ? सो आप डिवाइड कर लेते हैं 300 अपॉन 60, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 5. किसकी वैल्यू आई? सो द वैल्यू ऑफ ISH इज इक्वल टू 5 एम्पियर्स. जैसे ही ये आ गया, हमको पता है कि IA इज इक्वल टू IL प्लस ISH, देयरफॉर आर्मेचर करंट इज इक्वल टू 5 प्लस 20 एम्पियर. IL पहले से 20 आ चुका है, तो आर्मेचर करंट की वैल्यू कितनी आ गई? 25 एम्पियर. सो दिस इज आवर फर्स्ट आंसर. दिस इज आवर आंसर नंबर फर्स्ट. क्लियर है? सेकंड पे क्या पूछा आपको? EMF की मैग्नीट्यूड पूछा है, तो चलो ठीक है, नो बिग डील, EMF ही फाइंड कर लेते हैं. क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, to calculate सीधे लिखते हैं जनरेटेड EMF. जनरेटेड EMF EG. ठीक, देखते हैं कैसे कैलकुलेट होगा ये. तो जनरेटेड EMF कैलकुलेट अगर करना है तो इसके लिए क्या लिखना चाहिए? सो फॉर दिस गिवन मशीन या फॉर द गिवन सर्किट, इस गिवन सर्किट के लिए हम लोग लिखेंगे कि जनरेटेड EMF EG विल बी इक्वल टू, द जनरेटेड EMF EG विल बी इक्वल टू VT या VL प्लस IARA. VL प्लस IA इंटू RA, आर्मेचर करंट इंटू आर्मेचर रेजिस्टेंस. सारी चीजें अवेलेबल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है. सो देयरफॉर द जनरेटेड EMF EG विल बी इक्वल टू, VL की वैल्यू है 300 प्लस IA इंटू RA. IA तो पता ही है आपको 25, और RA की मैग्नीट्यूड कितनी है? तो आर्मेचर रेजिस्टेंस की मैग्नीट्यूड है 0.5. 312.5 आएगा क्या? चलो देख लेते हैं. तो इट इज 300 प्लस 25 इंटू 0.5. क्या बात है, 312.5 है. तो इसकी मैग्नीट्यूड हमारे पास आई, द जनरेटेड EMF इज 312.5 वोल्ट्स. ठीक,
So this is the magnitude of generated EMF and this is our answer number 2. ये हमारा सेकंड केस का भी आंसर आ गया. अब थर्ड वाला तुरंत आएगा और ये क्वेश्चन कंप्लीट, वीडियो भी कंप्लीट हो जाएगा आपके लिए. ठीक है, तो अगर किसी को लग रहा है कि वीडियो लंबा जा रहा है, लेंथी जा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है यार, समझ लो एक बार पूरा कंसेप्ट. उसके एक ही बार तो देखना है, क्या दिक्कत है आपको. एक बार देखो और ऐसा देखो कि एक ही बार में आपको चीजें समझ में आ जाए. आपको बार बार उसको रिवाइज करने, ऐसे बार बार देखने की जरूरत नहीं. ऑल्दो इट विल बी अवेलेबल ऑन द नेट, बट स्टिल एक बार में समझो ना, क्या दिक्कत है. तो चलो नेक्स्ट थिंग इज फाई, फ्लक्स. कैसे फाइंड करेंगे? बिल्कुल इजी है. थर्ड फॉर्म में चलते हैं जल्दी से. और फॉर्मूला तो है ही आपके पास, चीजें आपको याद हो चुकी हैं अभी तक. तो अभी देखते हैं, हम लोग लिखते हैं कि वी नो दैट, अरे रुको, इससे पहले क्या फाइंड करना है वो तो लिख लूं. फ्लक्स पर पोल दैट इज फाई. ठीक है, ये फाइंड करना है. अब लिखेंगे कि वी नो दैट generated EMF EG is equals to phi Z NP by 60A. ये होता है, ठीक. So therefore generated EMF EG के हिसाब से देखूं या मैं फ्लक्स के हिसाब से लिखता हूं तो phi should be equal to EG into 60 into A upon ZNP. यही बनेगा ना फॉर्मूला. वैल्यू डाल देते हैं चलो जल्दी से इसके अंदर. तो हमारे पास EG की वैल्यू है 312.5. so phi is equals to 312.5 into 60 into value of A. तो A की वैल्यू है 2 क्योंकि वाइंडिंग था हमारा वेव. तो A की वैल्यू है 2 और N की वैल्यू 625. तो A की वैल्यू है 2 डिवाइडेड बाय N की वैल्यू है 625 और Z और P बस देखना है अब. तो P की वैल्यू है 12 और Z की वैल्यू है 600. तो इट इज 12 और इट इज 600. सॉल्व कर लेते हैं, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा आपका यहीं कहीं. तो देखते हैं क्या आंसर आएगा इसका. सो आवर फ्लक्स पर पोल इज, चलो सॉल्व करो आप लोग भी जल्दी से. 312.5 इंटू 60 इंटू 2 होल डिवाइडेड बाय 600 इंटू 625 इंटू 12. तो इट इज 0.0083 वेबर या 8.3333 मिली वेबर बोल सकते हो आप. ठीक है, दैट इज एंटायरली अप टू यू, कोई इसमें इशू नहीं है. आप जैसा चाहो वैसा लिख के बता सकते हो इसको. एंड दिस इज आवर आंसर नंबर 3. और इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है. मजा आएगा आपको. पूरा का पूरा क्वेश्चन एक बार क्विकली रिवाइज कर लो. देखो भले लेंथी लग रहा होगा, जैसे ही मैं अभी क्विक रिव्यू दूंगा आसान लगेगा, मजा आएगा. समझते राइट फ्रॉम द बिगिनिंग कि क्वेश्चन में क्या दिया था और कैसे आपने सॉल्व किया. इस पूरे सेक्शन के बाद आप आगे देख सकते हो कि यहां पे हम लोगों ने क्या किया, जो एक्सटर्नल सर्किट फॉर्म का डेटा था उसको अलग से ट्रेस करके रखा हुआ है. और उसके बाद जो टू फाइंड वाला जो सेक्शन था कि क्या क्या फाइंड करना होता है हमको सिस्टम के अंदर, उसको भी हम लोगों ने अलग से ट्रेस करके रखा हुआ है. तो अब इसके बेसिस पे हम लोगों ने सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर लिया. सर्किट डायग्राम से जो भी गिवन डेटा था उसको ट्रेस कर लिया इसके अंदर. और इसके बेसिस पे पहला चीज जो फाइंड करना था दैट इज आर्मेचर करंट. आर्मेचर करंट की मैग्नीट्यूड निकाल लिया IL प्लस ISH के फॉर्म में. IL की वैल्यू और ISH की वैल्यू दोनों ही अननोन थी, दोनों की वैल्यू नहीं पता थी हमको. तो हम लोगों ने क्या किया, ओम्स लॉ के बेसिस पे ट्रेस कर लिया. ओम्स लॉ के बेसिस पे ये डेटा आ गया हमारे पास. और नेक्स्ट पेज में जाते हैं तो यहां से IA की मैग्नीट्यूड हमको मिल जाती है कंप्लीट. दिस इज आवर फर्स्ट आंसर. सेकंड पे जब गए तो क्या किया हम लोगों ने, जनरेटेड EMF देखा EG, और जनरेटेड EMF के लिए जो फॉर्मूला बनता है दैट इज VL प्लस IARA, उस फॉर्म में सारा डेटा पुट कर दिया. चूंकि हमारे पास IA की वैल्यू पहले ही आ चुकी थी तो ये जनरेटेड EMF कैलकुलेट करना और इजी हो गया. तो आवर सेकंड पार्ट आल्सो गॉट कंप्लीटेड ऑन दिस. थर्ड पार्ट बिल्कुल आसान था, फ्लक्स पर पोल दैट इज द वैल्यू ऑफ phi. तो हमको पता है EMF का फॉर्मूला दैट इज phi ZNP अपॉन 60A. यहाँ के लिए EG की वैल्यू भी थी हमारे पास, तो उसको हम यहाँ पे ला सकते हैं. सारा कुछ अवेलेबल है, ZNP सब अवेलेबल है, A भी अवेलेबल है, बस phi हमारा अननोन था. तो इसके लिए हम लोग
फॉर्मूले को वापस से रीअरेंज कर लिए और फाई इज इक्वल टू दिस फॉर्म में हम लोगों ने पुट कर दिया, सारा डेटा अवेलेबल कराया और ये फाई की वैल्यू मिली 8.3 मिली वेबर के आसपास या 0.008। ठीक, ये था क्वेश्चन का बेसिक अप्रोच। ऐसे आपको क्वेश्चन में अप्रोच करना है, क्वेश्चन को ऐसे पढ़ना और समझना है और सिस्टमैटिकली आप जब प्रॉपरली सॉल्व करोगे पूरा डायग्राम बना बना के, बिल्कुल गलती होने के कोई चांसेस नहीं है। और चूंकि हम लोग अभी यूनिवर्सिटी लेवल के हिसाब से पढ़ रहे हैं तो ये अप्रोच आपके लिए सबसे बेसिक सबसे बेस्ट अप्रोच होने जा रहा है। ठीक, तो स्टूडेंट्स बने रहिएगा, आगे भी मिलेंगे और इससे अच्छे एडवांस लेवल के क्वेश्चन और कॉम्पिटिटिव एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस करते हुए नेक्स्ट वीडियो में भी फिर से मिलते हैं हम लोग। तो आज इस वीडियो को यहीं पे एंड अप करता हूं। आई होप कि आप पूरी सीरीज को लगातार देख रहे हो बिना स्किप किए और सारे पार्ट्स को आप लोगों ने प्रॉपरली फॉलो करके रखा हुआ है। जल्दी मिलेंगे अगले पार्ट में। टिल देन, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।